लेट num इज इक्वल टू 2, कंसोल डॉट लॉग num 2 आएगा। सही है। सही है, मैंने यहाँ पे लिख दिया num प्लस प्लस, क्या आएगा? 3। 3 आ रहा है। सही है। ओके, वापस आते हैं, इसको मैं बंद कर देता हूँ, हटा देता हूँ यहाँ से, और इसको कॉपी करके नीचे उतर जाते हैं। ठीक है। ओके, कंसोल डॉट लॉग रन 1। ठीक है, सेट टाइम आउट लगाया, और यहाँ मैंने आपको सेट टाइम आउट नहीं बढ़ाया ना। सही। सेट टाइम आउट हमारे पास जावास्क्रिप्ट में एक बिल्ट इन फंक्शन है जो आपको बताता है कौन सा काम कितनी देर बाद करना है। जी। अच्छा, ये जो आप सेकंड कह रहे हो जरूरी नहीं है, आवर पे भी चलेगा, मिनट्स पे भी चलेगा। तुम कह रहे हो कि भाई 12 घंटे जब गुजर जाएं तो ये काम हो जाए, जी, उसके हिसाब से टाइमर पास करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपके पास जो कीवर्ड है वो है सेट टाइम आउट, क्योंकि जावास्क्रिप्ट का बिल्ट इन कीवर्ड है तो आपने लगा दिया मेथड। जी, ये यूज होता है। ठीक है। सेट टाइम आउट क्या करता है, बस उस लिमिटेड टाइम पे वो काम करता है और उसके बाद वो स्टॉप हो जाता है। जो चलता रहता है ना वो इंटरवल है। ठीक है। तो इसके अंदर हमारे पास एक फंक्शन पास होता है, एक पैरामीटर, और दूसरा कितनी देर बाद करना है। ठीक है। जो फंक्शन पास होता है उसको हम दो दो नाम देते हैं, एक एनोनिमस फंक्शन भी कह सकते हो। एनोनिमस फंक्शन क्या होता है, जिसका कोई नाम नहीं है। कॉल बैक फंक्शन क्या पास होता है, जो किसी के पैरामीटर में यूज हो रहा है या उसकी बॉडी में यूज हो रहा हो, पैरामीटर में ये यूज हो रहा है, आप इसको कॉल बैक फंक्शन कह सकते हो। ठीक है। ये हो गया हमारा फंक्शन, और मैंने इसको बोला आप चलना 3 सेकंड बाद। ठीक है। कंसोल डॉट लॉग, यहां पे मैंने लिखा नम, और यहां पर मैंने दे दिया इसको नम। ठीक है। और इसको मैं एक और नाम दे देता हूं, रन 2। ठीक है। रन 2 के आगे मैंने नम भी लिखा हुआ है। क्लियर है, मसला तो नहीं है? ठीक है। डन। टेस्ट कंसोल डॉट लॉग नम रन 3, और आ, सही है, कोई मसला नहीं। ठीक है। एक मैंने बना दिया फंक्शन। ठीक है, और नीचे आते हैं, सेट टाइम आउट, इसी को कॉपी करते हैं बल्कि। सही है। इसको मैंने बोला भाई आप चल देना 10 पे। ठीक है, बताता हूँ। 4। ठीक। फिर मैंने बोला सेट टाइम आउट नॉट इंटरवल, जब 4 पे चल जाए तो फिर आप कर देना टेस्ट को कॉल। सही। वापस आते हैं। एक और चीज आ, मैंने बोला जब 4 चल जाए तो आप कर दो नम प्लस प्लस। ठीक, और टेस्ट को भी कॉल कर दो। ठीक है। लास्ट सेट टाइम आउट लगाया मैंने। अ, हम्म यहाँ मैंने बोला रन 5,
नम नम सही है। आप चला दो भाई 0 पे। ठीक है सही है। ए सिंक्रोनस कंप्लीट हो गया, लेकिन सही है, अब मैं खेल क्या खेल रहा हूं। चलो भाई अब बताओ। ये बता दे रही 10 और जो मिली सेकेंड्स होते हैं आपके, ठीक है, उनको सुपर मिली सेकेंड्स में या और छोटा और तेज करने के लिए आप एक एक जीरो कम करना चाहो तो कर सकते हो। आपने देखा होगा अगर आप 1000 से चलाओ तो 1 2 3, वो जो इस तरह चल रहा होता है वो मिली सेकेंड पे चल रहा होता है। फिर एक उससे थोड़ा तेज आता है, 10,000। सही है, वो 10,000 है। वो वहां आप इसके लिए लिखोगे 100। फिर एक जो बिल्कुल तेज चल रहा होता है ना, वो होता है आपका 10। वो जीरो तो फिर हाँ, लेकिन वो क्या करेगा, पहले सिंक्रोनस सारा रेंडर करेगा, उसके बाद जीरो चलाएगा। ठीक है। अब ये जब आप इस पे देखो और इस पे क्या आएगा, ठीक है, कैन नॉट रेंडर द इनिशियलाइजेशन, अगर वो नीचे है। सही है। अभी आपने लेट का काम ऊपर देखा था, लेट सबसे नीचे डिफाइन है। ठीक है। अब आप सोचो और बताओ, जिसको मैं बोलूंगा ना सिर्फ उसने बताने के क्या आंसर आएगा। इसको देख लो पहले, किस किस को समझ आ गया। नेट सब नीचे डिफाइन की बिल्कुल लास्ट में डिफाइन है वो। सही है भाई, यहाँ आपके आंसर भी लिख देते हैं हाथ के हाथ। ठीक है। हाँ भाई बताओ, तुम बताओ। तुम उस्मान। सबसे पहले रन वन। ठीक है, रन वन। उसके बाद क्या आएगा। 2 3 4 5। पांच कौन से बोलेंगे। अनडिफाइंड एरर आएगा तो उसका बताओ, उस लाइन में एरर लिखा जाएगा। किस लाइन वाला। लाइन नंबर 78 पे एरर आएगा या क्या आएगा। ठीक है, तुम अभी देखो, आप बताओ। आप या भी समझ रहे हो। पहले पे रन वन आ गया, अब रन फाइव को रेंडर करता हूँ। रन फाइव और नम में एरर या क्या। जब एरर आएगा तो रन फाइव भी रेंडर नहीं होगा। कॉल तो करा नहीं, ये करा हुआ तो है टेस्ट का फंक्शन। ये तो रहा टेस्ट कॉल हुआ हुआ है। ये रहा, ये रहा। हम्म। तो भाई कोई खुशी से जवाब देना चाहे वो बता दे। सही, आप बताओ मुन्नी, पहले आप बताओ। रन वन चलेगा। रन नम फाइव पे एरर आ जाएगा। एक, अच्छा मुझे एक बात बताओ, जब एरर आता है तो फिर वो नीचे उतर जाता है। वो उतरेगा ही नहीं। लेट नीचे डिफाइन किया हुआ है, वही खत्म हो जाएगा। आपका भी यही आंसर है। ठीक है, सबका यही आंसर था। ठीक है। आपके हिसाब से आपने जितना पढ़ा अभी तक के लिए वो बहुत है, ठीक है, क्योंकि आपको पढ़ाया नहीं था। बाकी तीनों का यही आंसर है। कोई अगर कोई रद्द बदल करना चाहो तो अभी भी टाइम है। सही है। ये आंसर नहीं आएगा। ठीक है।
ये आंसर नहीं आएगा। पहले हमारे पास आएगा 1, ठीक है, मैंने लिख दिया रन 1, सही है, मैं अपनी लॉजिक से आंसर बता रहा हूँ, ठीक है, फिर उसको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। रन 1 मेरे पास आया, मैं नीचे उतरा, 3000 मिला, कोई बात नहीं, मैं नीचे उतर गया, 3000 मिला, कोई बात नहीं, रेंडर उतर गया, 10 मिला, कोई बात नहीं, मैं 0 पर आया, मैंने लिखा रन 5, ठीक है, रन 5 नम 2, रन 5, सॉरी रन 5, सही है, मेरा दूसरा कंसोल ये रेंडर हुआ, ठीक है। फिर नीचे आते हैं, फिर मैंने बोला मेरे पास इवेंट लूप जो चल रहे थे, उसके पास मेरे पास सबसे पहले क्या है, रन 4, ठीक है, रन 4 में पर रेंडर हुआ, और उसके बाद मैंने बोला रन 3 नॉट 3, सही है, रन रन 3, और उसके बाद 3 अगेन 3, ठीक है, फिर उसके बाद मेरे पास रेंडर हुआ रन 2 नम 3, ठीक है, ये मेरे आंसर है, ठीक है। अभी हम गूगल खोलते हैं और इसको चलाकर देख लेते हैं, सही है, और फिर आपको मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा कि ये हुआ क्या है। सेव किया, हो सकता है मेरे आंसर भी गलत आ जाए, ठीक है, यहाँ पर मेरे आंसर हैं और ये गूगल के आंसर हैं। रिफ्रेश, रन 1 5 नम 2, रन 4 नम 3 रन 2 नम 3, ठीक है, मैं कोई वो नहीं बैठा हुआ जादूगर के आप समझो कि भाई अभी ये क्या हो गया, अभी तो लेट आंसर वो गलती कर रहा था, ठीक है। दोबारा समझते हैं सिंक्रोनस एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग को, ठीक है। आपने आपका जो कोड था, ठीक है, सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग पे चला, एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग और एसिंक्रोनस दोनों पे, ठीक है, उसने बोला 1 आया हुआ है रेंडर कर दो, ठीक है, फिर उसने बोला एक 2 रेंडर हुआ हुआ है, टाइमर है, नोट कर लो, स्टॉप कर दो वहीं पे और नीचे उतर जाओ, ठीक है। उसको एक हैंडलर मिला, उसने बोला फंक्शन है, ठीक है, उसका जो रन 3 है, जैसे ही कॉल हो ये चला दो फटाफट, ठीक है। फिर सेट टाइम आउट में उसको मिला कि भाई एक रन 4 है और नंबर की वैल्यू अपडेट हुई है, टेस्ट को कॉल हुआ है, टेस्ट को कॉल फौरन कर दो और उसके बाद आप चला दो, ठीक है। इसको भी अभी उसने ब्लॉक कर दिया, इसको भी अभी उसने ब्लॉक कर दिया, फंक्शन को उसने रन किया हुआ है लेकिन जैसे ही वो कॉल हो जाए, ठीक है। फिर सेट टाइम आउट पर आया और उसने बोला कि 0 है, इसको भी ब्लॉक कर दो, वैल्यू को नोट कर लो, और जब वो नीचे उतरा उसको नम 2 मिला, उसने बोला ठीक है, सिंक्रोनस में रेंडर हो गया, नंबर उसको मिल गया, फिर वो सेट टाइम आउट के पास वापस गया, समझे। वहां रोक कर रखिए। हाँ, सेट टाइम आउट उसने अपने सारे रोक के रख लिए और उसने बोला कि नंबर तो मुझे मिल गया, अब मैं उसको ऊपर जहां जहां मुझे नंबर मिल रहा है वहां वहां मैं उसको जाके चला दूंगा। आपका ये जो रन 5 नम 2 है, क्योंकि कंसोल डॉट सेट टाइम आउट में सबसे कम टाइम ये था, और नंबर में उसने बोला कि मुझे तो नंबर मिल गया था, मेरे पास 2 है, मैंने वहां लगा दिया, ठीक है। तीसरा रन 4, फिर उसने बोला सबसे कम ये था, रन 4 चलाया, नंबर में एक वैल्यू इंक्रीमेंट करी, टेस्ट को कॉल किया, टेस्ट में गया था रन 3 नम 2 रन 3 नम 3, क्योंकि नंबर प्लस प्लस हुआ है, वो लूप वो जो एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग में जैसा मर्जी चला देगा, ठीक है, आपके टाइमर के हिसाब से, उल्टा नहीं चल रहा। टाइमर देखो ना, सबसे बड़ा ये है तो सबसे नीचे ये है, ठीक है, रन 2 नम 3, सही है। दिस इज कॉल्ड एसिंक्रोनस एंड सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग। रन यहाँ पे क्या लिखूं, कंसोल बनने से रन वन के बाद में हम क्या सही है। अब एरर वाले कौन कौन है, अब एरर ही आएगा, क्योंकि सिंक्रोनस सिंक्रोनस कोड ही आपने ब्लॉक किया हुआ है, ठीक है, तो जिसकी जी, तो जिसकी वजह से उसने सिंक्रोनस में ब्लॉक कर दिया, ठीक है। तो कोई भी चीज अब आपको किस तरह लिखनी है प्रोग्रामिंग में, ये अब आपको पता है। तो बात ये है, जब सेट टाइम आउट हमने चलाया हुआ है तो लेट अगर हम नीचे डिफाइन करेंगे तो वो 1000 लाइनें नीचे भी होगा ना, और सेट टाइम आउट में 0 भी डिफाइन है, वो पहले 1000 लाइनें रेंडर होंगी, सबको वो चेक करेगा, अपने क्यू में सेट कर लेगा, फिर बोलेगा अब टाइमर चलाओ जितने भी हैं, और उसके बाद इंटरवल चलाओ जितने भी हैं, जहां भी सेट टाइम आउट में उसको 1000 लाइनों में से कोई वैल्यू मिलेगी वो उसको वहां पे देगा,
रेंडर कर देगा। अच्छा, आप क्या कह रहे हो? नो नो नो, आगे काम ही इसी का है, पहले ये पढ़ाना जरूरी था। आगे काम इसी का है। नहीं नहीं, आप जिसमें भी यूज कर सकते हो। हाँ, इक्मा स्क्रिप्ट पर ही होगा, बेसिक जावास्क्रिप्ट पे वर्क नहीं करेगा। ठीक है। कौन सा वाला बताना मुझे। हाँ हाँ, चलेगा। चलेगा। ठीक है, ये कर दूं? सही है। सही है, अब इसको डिफाइन करता हूँ। रन 5 नम अनडिफाइंड। सही है। वो वैल्यू फिर भी नहीं दिखा रहा। जी। समझे? एसिंक्रोनस और सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग की डिटेल और एक्सप्लेनेशन यही है। सही है। ओके। अब हम जाते हैं थोड़ा सा डेटाबेस वगैरह, थोड़ी सी इसकी थ्योरी पढ़ते हैं, और उसके बाद हम जाएंगे प्रॉमिस पर। वो आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है। मैं अ, और इधर भी आ जाता हूँ, एक और डेटाबेस खोल लेता हूँ, फायरबेस। नहीं, ये फायरबेस। फायरबेस ये है। ठीक है। ठीक है, इसको खोल ले। एक लिमिट तक। फ्री। फ्री है, फ्री होने नहीं देता। सही है। हाँ, नहीं नहीं, काम मार्केट में बहुत काम है इसका। ठीक है। ये तकरीबन कोई 5 GB तक का अलाउ करते हैं, सारा पेड, और ठीक ठाक पेड है। ठीक है। डेटाबेस की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ठीक है। मैंने आपको बोला कि भाई मैं आपको एक यूजर लिस्ट दे रहा हूँ। ठीक है। एरे ऑफ ऑब्जेक्ट मैंने बनाना सिखा दिया था। एक एरे में आपके पास ऑब्जेक्ट्स हैं। सही है। तो कभी भी आपके पास जब भी जेसन डेटा आएगा, वो एरे ऑफ ऑब्जेक्ट की शक्ल में आएगा। ठीक है। ऑलवेज जब भी आपके पास कहीं से डेटा आएगा, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट की शक्ल में आएगा। ठीक है। एक बात तो ये हो गई। मैंने आपको बोला था कि जब भी डेटा किसी डेटाबेस पे रखना है तो कैसे रखना है? स्ट्रिंगिफाई करके रखना है, स्ट्रिंग डेटा में रखना है। ठीक है। और जब भी कहीं से डेटा बुलाना है तो अगर वो स्ट्रिंगिफाई नहीं है तो ठीक है, वरना फिर जेसन में कन्वर्ट करना होगा। सही है, जेसन डॉट पार्स पे। जी। ठीक है। अब सपोज कर लेते हैं मैंने आपको लोकल स्टोरेज पढ़ाया था। अब एक ये मेरे पास रियल में डेटाबेस है। ठीक है। अगर मैं इसकी एप्लीकेशन को रेंडर करूंगा तो मेरे पास ये यूजर्स हैं, आपको ये दिख रहे होंगे, और इस यूजर पे, इस कलेक्शन आईडी पे, ये मेरे पास यूजर रखा हुआ है जिसका नाम माजिद है, इसकी प्रोफाइल पिक्चर ये है, यूआईडी ये है, ईमेल ये है। कोई और अगर यूजर खोलूं आपके पास तो सब कुछ मुझे दिख रहा है। इसने प्रोफाइल पिक अपडेट नहीं करी जिसकी वजह से नल सेट है। ठीक है। इस तरह का ये ऐप का एक्चुअल डेटाबेस हो सकता है। ठीक है। इसी फायरबेस डेटाबेस इसका नाम है। ठीक है। और एक डेटाबेस है जो राइट नाउ मार्केट में टॉप रेटेड डिमांडेड है सबसे पहले पर, विच इज कॉल्ड मोंगोडीबी। ठीक है। जी।
करंट सबसे पहले नंबर पे जो अभी मार्केट में डिमांडेड है वो है मोंगोडीबी। ठीक है, उसका डेटा उसका यूआ वो कुछ इस तरीके का डेटाबेस है। और जो कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं, कंप्यूटर साइंस वाला तो कोई नहीं है ना यूनिवर्सिटी में, चले गए? नहीं गए नहीं। ये नो एसक्यूएल डेटाबेसेस है, नो एसक्यूएल, ये रिलेशनल डेटाबेस नहीं है। ठीक है, वो एसक्यूएल रिलेशनल डेटाबेस है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर अब जैसे मैं आपसे अगर बात करूं, यहाँ पे मैं खोल लूं, मेरे पास सिटीज लिस्ट है, तो यहाँ आप सिटीज में आप देखोगे मेरे पास डेटा पड़ा हुआ है, सिटी नेम कराची, उसकी आईडी दिस, सिटी नेम दिस, आईडी दिस। ठीक है, ये मेरे पास कोई सिटी का डेटा है। एरियाज पे अगर मैं जाऊं तो जो है भाई मेरे पास ये एरिया नेम दे रहा है, बोला एरिया नेम ये है और उस एरिया की सिटी आईडी ये है और मेरा जो ऑब्जेक्ट है उसकी आईडी ये है। ठीक है, तो जी आपने ये एरियाज लिस्ट खोली, उसमें आईडी ऑब्जेक्ट आईडी आ रही जी है, इस लिस्ट में सिर्फ आईडी। बताता हूँ, ये जो अंडरस्कोर आईडी है ना, जब भी आप डेटाबेस में कोई डेटा ऐड करते हो, मैंने एक फंक्शन लगाया हुआ है, एक ऐसा फंक्शन लिखा हुआ है कि भाई जब भी कोई नया डेटा ऐड हो, चाहे वो किसी भी, ये आपको कलेक्शन दिख रही है ये सारी, किसी भी कलेक्शन में कोई भी नया डेटा ऐड हो, एक रैंडम आईडी इतनी बड़ी जनरेट हो गया उसके साथ चली जाए, जिसका डेटा टाइप क्या हो, ऑब्जेक्ट। ठीक है, चाहिए तो ये आपको बना के भेजनी पड़ती है। ठीक है, अब अगर मैं उस पर जाके दिखाऊं इस पर, तो यहां मैंने ये यूआईडी के नाम से सेट की हुई है, यूआईडी वहां अंडरस्कोर आईडी। ठीक है, कोई मसले वाली बात नहीं। अब आप बोल रहे हो कि ये सिटी आईडी भी सेट की हुई है, अगर मैं आपको इसका सिटी का आईडी का नेम नोट करूं, 5D, आखिर में क्या आ रहा है, 5D F2B, सिटीज लिस्ट में गया, 5D F2B कराची का आ रहा है। जो रिलेशनल डेटाबेस में काम नहीं हो सकता ना, यहां हाँ आईडी और फॉरेन की से काम हो जाता है। सही है, बाकियों को अगर ये बात नहीं समझ में आ रही तो मसले वाली बात नहीं है, बात ये है कि इस तरह का कोई डेटाबेस आपके पास, आप जो डेटा रखा हुआ होता है ना, वो इस तरह से रखा हुआ होता है, वो किसी एपीआई के जरिए से फिर आपको अपने पास चलाना होता है। ठीक है, किस तरह चलाएंगे वो हम देखते हैं। ठीक है, इसको बंद किया, इसको भी बंद किया और वापस आते हैं। सबसे पहले देखते हैं प्रॉमिस क्या होता है। सही है, लेट, बहुत जो है ना दिल खोल के देखना, क्योंकि ये बड़ा थोड़ा सा मुश्किल काम है, ज्यादा ही मुश्किल काम है। ठीक है, और ये एडवांस जावास्क्रिप्ट का एक किस्म का लास्ट टॉपिक है। ठीक है, लर्निंग प्रॉमिस, एक वेरिएबल बना दिया। ठीक है, हाथ के हाथ में आपको साथ साथ एक्सप्लेन करता रहूंगा कि क्या हो रहा है। इज इक्वल टू न्यू, न्यू क्या बोला था मैंने, न्यू कब लगाएंगे, जब मुझे चाहिए हो कि डेटा ऑब्जेक्ट में चाहिए हो, तो तब आप जो है अपने डेटा के आगे न्यू लगा दो। अगर न्यू डेट के आगे न्यू नहीं लगाओगे तो वो आपके डेट को स्ट्रिंग बताता है। ठीक है, ओके, मैं आया प्रॉमिस। ठीक है, प्रॉमिस का मैंने कीवर्ड लिख लिया। ठीक है, ये प्रॉमिस क्या है। ठीक है, सबसे पहले ऐसा करते हैं, लर्निंग प्रॉमिस को कंसोल करा लेते हैं। यहां तो देखेंगे यहां मिल क्या रहा है, सेव किया और रेंडर करा, बोल रहा है प्रॉमिस रिजॉल्वर्ड एंड डिफाइंड इज नॉट अ फंक्शन एट न्यू प्रॉमिस एनोनिमस। ठीक है, इसको भी देखते हैं ये क्या है, प्रॉमिस को भी देखते हैं वो क्या है। जावास्क्रिप्ट में आपने कोड लिखा, ठीक है, जिसको आपने बोला या तो ये रिजॉल्व होगा, दो ही बातें हैं, या तो ये रिजॉल्व होगा या तो ये रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, या तो ये रिजॉल्व होगा या तो ये रिजेक्ट हो जाएगा, बस ये दो सिचुएशन है। ठीक है, रिजॉल्वर और रिजेक्शन को हैंडल करने के लिए आपके पास बनाया जाता है प्रॉमिस। ठीक है, प्रॉमिस का जो कीवर्ड है ये एडवांस जावास्क्रिप्ट का कीवर्ड है। ठीक है, जिसके पहले क्योंकि हमें डेटा ऑब्जेक्ट में चाहिए तो मैंने लगा दिया न्यू। ठीक है, और प्रॉमिस का जो फंक्शन है ये पैरामीटर, ये आपके पैरामीटर में लेता है एग्जीक्यूटर फंक्शन।
एग्जीक्यूटर फंक्शन क्या होता है? सबसे पहली बात इसको छोड़ दें, वापस पुराने काम पर आते हैं। सेट टाइम आउट पे मैंने यूज किया था कॉल बैक फंक्शन, और मैं आपको बोला था एनोनिमस फंक्शन वो होता है जिस फंक्शन का कोई नाम ना हो, सही है। लेकिन आप एनोनिमस फंक्शन नहीं बोलोगे, आप उसे कॉल बैक फंक्शन बोलोगे, ठीक है। प्रॉमिस जो अपने पैरामीटर में ले लिया है वो एक एग्जीक्यूटर फंक्शन है वो भी एनोनिमस फंक्शन, लेकिन उसको बोलते एग्जीक्यूटर फंक्शन है, ठीक है। वापस आते हैं, मैंने लिखा है सिर्फ ब्रैकेट, वो मेरे को बता रहा है एक एग्जीक्यूटर फंक्शन रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो प्रॉमिस के पैरामीटर में हमेशा एक एग्जीक्यूटर फंक्शन आएगा, ठीक है। और जब मैंने बना लिया तो दिखने में वो कैसा है? आप बोलोगे ये तो एनोनिमस फंक्शन ही है, सही है। तो एनोनिमस फंक्शन जो है, वैसे आपसे कोई सवाल नहीं करेगा, लेकिन एनोनिमस फंक्शन का जवाब यही है जिस फंक्शन का कोई नाम ना हो, लेकिन असल काम जो इसका होगा वो काम उस नाम से पहचाना जाएगा। जैसे ये एग्जीक्यूटर फंक्शन है, सेट टाइम आउट में जो डिफाइन होता है वो कॉल बैक फंक्शन है। क्लियर है? इतना क्लियर है? ओके। अच्छा, ये बोल रहा है प्रॉमिस में बोल रहा है कि भाई रिजॉल्वर अनडिफाइंड, मेरे अंदर कुछ रिजॉल्व होना होता है, वो अनडिफाइंड है, इज नॉट अ फंक्शन एट न्यू प्रॉमिस। रिजॉल्वर इसने बता दिया, रिजेक्ट इसने नहीं बताया, सही है। क्योंकि जब प्रॉमिस रिजॉल्व होता है तो 100% चांसेस होते हैं कि वो रिजॉल्व हो जाए, सही है। 95% चांसेस होते हैं कि वो रिजॉल्व हो जाए, 5% चांसेस होते हैं कि वो रिजेक्ट हो जाए, रिजेक्ट ना हो, ठीक है। तो जिसकी वजह से सिर्फ उसने रिजॉल्वर को पकड़ा, सही है। हम इस एग्जाम्पल को थोड़ी देर बाद मजीद एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है। वापस आता हूं, इस लाइन को हटा दिया, एक प्रॉमिस बनाया और उसमें मैंने एक एग्जीक्यूटर फंक्शन पास कर दिया। यहां पर ये एग्जीक्यूटर फंक्शन है, इसको पैरामीटर में मिलती हैं दो चीजें, एक रिजॉल्व, दूसरा रिजेक्ट, ठीक है। ये हमारा एक किस्म का प्रॉमिस अभी कंप्लीट हुआ, सिंटैक्स जो प्रॉमिस का है ना वो कंप्लीट हुआ है, ठीक है। वापस आते हैं, मैंने बोला अब मुझे चलानी है कंडीशन, ठीक है। लेट यूजर इनपुट इज इक्वल टू प्रॉम्प्ट, यूजर इनपुट इज इक्वल टू प्रॉम्प्ट, एंटर एनी नंबर, ठीक है। इफ यूजर इनपुट मॉड्यूलस 2 डबल इक्वल टू 0, इवन नंबर यही है, जो 2 से डिवाइड हो जाए वो इवन है। क्या करो, रिजॉल्व का फंक्शन चला दो और उसमें भेज दो प्रॉमिस रिजॉल्व, प्रॉमिस रिजॉल्व। अगर आपकी वैल्यू फॉल्स हो जाए, हार जाए, प्रॉमिस का वो रिजॉल्वर ना हो, तो मैंने बोला चला दो रिजेक्ट प्रॉमिस रिजेक्टेड। ये आपके प्रॉमिस का कॉन्सेप्ट है। एक और चीज, यहां से लेकर यहां तक ये एक प्रॉमिस है जो लर्निंग प्रॉमिस में असाइंड है, ठीक है। आपका जो लर्निंग प्रॉमिस है उसके अंदर उसका उसका एक प्रॉमिस आपने बनाया है जो कि ये है, जिसको मैंने हाईलाइट किया हुआ है, ठीक है। अब जो है लर्निंग प्रॉमिस को हम क्या रिटर्न करते हैं, कैसे चलाएंगे, ठीक है। पहले तो मैं ऐसे ही चला के देख लेता हूँ क्या होता है। उसने नंबर तो मेरे से ले लिया क्योंकि आपका प्रॉमिस चल गया है, लेकिन आपने कुछ शो वगैरह भी नहीं कराया हुआ, उसको कुछ रिटर्न नहीं कराया हुआ, वो क्या चलाए, कहाँ चलाए, ठीक है। तो प्रॉमिस जो है रिटर्न क्या करता है, और वो जो रिटर्न है वो कैसे लिखते हैं, ठीक है। आओ वापस आते हैं, लर्निंग प्रॉमिस, ठीक है, डॉट देन डॉट कैच, सही है। ऐसे ही लिखना है ना। ऐसे ही लिखना है, सही है। अब देखो ये क्या है, ये जो लर्निंग प्रॉमिस है, इसका प्रॉमिस आपने ऊपर बनाया हुआ है, कहाँ है प्रॉमिस, ये रहा इसका प्रॉमिस बना हुआ है,
ठीक है। लैंडिंग प्रॉमिस में ये पूरा प्रॉमिस आपने इसका बनाया हुआ है। तो लैंडिंग प्रॉमिस को मैंने बोला डॉट देन डॉट कैच। डॉट देन क्या होता है, तब चलता है जब प्रॉमिस आपका रिजॉल्व हो जाए। इंटरव्यू में आपसे पूछा जाएगा देन का फंक्शन क्या करता है, सिंपल जवाब है जब प्रॉमिस रिजॉल्व हो जाए देन का फंक्शन वर्क करेगा, जब प्रॉमिस रिजेक्ट हो जाए कैच का फीचर वर्क करेगा। सिंपल, सही है। अब कॉम्प्लेक्सिटी कहां आती है, देन कैच एक एक पैरामीटर लेते हैं, ठीक है। और जो पैरामीटर लेते हैं फिर वही बात, लेते हैं एनोनिमस फंक्शन है, लेकिन देन का जो प्रॉमिस है वो देन का जो कॉल बैक है उसको आप कहते हो सक्सेस कॉल बैक, जो कैच का कॉल बैक है उसको आप कहते हो एरर कॉल बैक, ठीक है। आ जाते हैं, मैंने यहाँ पे एक लिखा कॉल बैक बनाया, ठीक है, और यहां मैंने लिखा सक्सेस, ठीक है। अगर चल जाए तो मुझे कंसोल डॉट लॉग में सक्सेस दिखा दो क्या आ रहा है, ठीक है। एरर में आया ERR कंसोल डॉट लॉग ERR, सही है। ये मेरा एक प्रॉमिस कंप्लीट हुआ। प्रॉमिस क्या था, लैंडिंग प्रॉमिस, वो रिटर्न करता है एक प्रॉमिस। एक्चुअल प्रॉमिस ये है, ये जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है एक्चुअल प्रॉमिस ये है। जो ऊपर बनाया है वो तो प्रॉमिस बनाया है, एक्चुअल प्रॉमिस ये है जिसका मैंने हाईलाइट किया हुआ है, क्योंकि ये प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है, ठीक है। हमें तो रिटर्न वैल्यू चाहिए ना, हमें वो वैल्यू थोड़ी चाहिए जो रिटर्न, जो डॉम पे ना शो हो, जो ब्राउजर पे शो ना हो, उसका हम क्या करेंगे। हाँ हाँ वो बताता हूँ मैं। एक एल्गोरिथम नहीं बनाया, ये प्रॉमिस लिखा है, प्रॉमिस के अंदर एल्गोरिथम डिफाइंड है और उसको हमने नीचे प्रॉमिस रिटर्न किया है। ये जो है ना, ये वाला एरिया ये प्रॉमिस रिटर्न है, ऊपर वाला जो एरिया वो प्रॉमिस डिफाइन है, ठीक है। ओके, अब रन करते हैं, आप नोट कर लो लाइन नंबर 110, लाइन नंबर 113, ठीक है। सेव किया और रिफ्रेश किया और अभी मैंने इसमें डाला 4 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 0, प्रॉमिस रिजॉल्व्ड, लाइन नंबर 110 रन सक्सेसफुली, ठीक है। आपका पहला प्रॉमिस सक्सेसफुली चल गया और मैंने लिखा 3 प्रॉमिस रिजेक्टेड सक्सेसफुली। ये तो हम ऐसे भी शो करवा सकते हैं, नॉर्मल भी शो करवा सकते हैं, तो प्रॉमिस क्यों पढ़े, ठीक है। क्या फायदे, अच्छा सवाल है। किसी और का ये सवाल है, हाँ ये सवाल सबका है भाई, ठीक है। इतनी लंबी कर रहे हैं, एक कंडीशन चेक करवानी है, प्रॉमिस बना रहे हैं, प्रॉमिस रिजॉल्व कर रहे हैं, प्रॉमिस रिजेक्ट करा रहे हैं, पता नहीं क्या क्या हो रहा है, सही है। इसका ये जवाब है। थोड़ी देर के लिए दोबारा मैं आता हूँ डेटाबेस वाली बात पर। मैंने आपको सिटीज की एपीआई बना के दी, मैंने बोला ये यूआरएल है, ये लो और अपने पास सिटी लिस्ट चला लो। मैंने, आपने बोला भाई मुझे सिटी की एपीआई बना के दो, मैंने सिटी रेंडर कराने, मैंने एपीआई बना के दी, आपने वो एपीआई मेरे से ले ली और एपीआई अब आपने लगानी है। एपीआई जो होती है ना प्रॉमिस रिटर्न करती है जी, एपीआई जो होती है ना वो प्रॉमिस रिटर्न करती है, सक्सेस कर दो, नहीं है तो रिजेक्ट कर दो। यस, सही है। एपीआई को चलाने का कोई दूसरा फीचर नहीं है, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, अभी वो हम चलाएंगे चलेगी नहीं, सही है। जैसे कि मैंने अभी आपको जो अभी अपना डेटाबेस दिखाया वो तो खैर मेरा प्रोफेशनल डेटाबेस है, उसकी चीजें वो दिखा सकता हूं मैं, लेकिन चीजें शेयर नहीं कर सकता। तो अगर आप गूगल पे लिखो फेक एपीआईज तो वो आपको लाके दे देगा, जिसके लिए सबसे जबरदस्त जो प्लेटफॉर्म है वो है जेसन प्लेस होल्डर .typicode.com। मैंने इसको रेंडर करा और मैं नीचे आता हूं, वो मेरे को बता रहा है भाई ये सारी एपीआईज मेरे पास सेव हैं, पोस्ट इसमें 100 पोस्ट हैं, 500, 1000, 5000, और हम उठा लेते हैं यूजर को। यूजर पे मैं गया तो अगर आप इस डेटा को, मैं इसको थोड़ा जूम करता हूं, अगर आप इसको गौर से देखो सबसे ऊपर वाली लाइन को एरे स्टार्ट हो रहा है और बिल्कुल नीचे आते हैं, सबसे नीचे एरे क्लोज हो रहा है। सबसे पहली बात तो ये हो गई जो हो रहा है एरे के अंदर हो रहा है, एक बात तो ये हो गई, ठीक है। वापस ऊपर जाते हैं, यहां से एक ऑब्जेक्ट शुरू हो रहा है,
जिसके अंदर आईडी, नेम, यूजर नेम, ईमेल, एड्रेस का एक ऑब्जेक्ट, यहां से ऑब्जेक्ट शुरू, यहाँ पे खत्म, सही है, ओके। और उसके बाद जो है, अच्छा सही है, जियो का ऑब्जेक्ट ये बंद हुआ, एड्रेस का ऑब्जेक्ट ये बंद हुआ, फोन, वेबसाइट, कंपनी, कंपनी का यूआरएल ये यहाँ बंद हुआ। ये आपका एक टोटल जो है ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट में डिफरेंट डेटा रखा हुआ है, सही है। तो इस तरह ये आपके एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स का डेटा है, जिसमें कुल तकरीबन उसने क्या बोला था, 10 डेटा रखे हुए हैं। हमेशा ऐसे ही आता है। हमेशा आपके पास डेटा ऐसा ही आएगा, ठीक है। अब तुम बोल रहे हो यार कि ये समझ में नहीं आ रहा, मुझे इस डेटा को जेसन में दिखाओ, मुझे इस तरह समझ में नहीं आ रहा। ये एक लीगल सवाल है, खास तौर पे मेरे जैसा जो बंदा है ना, उसको जब तक डेटा अच्छे से नजर नहीं आए तो मैं नहीं मानता। मैंने इसको कॉपी करा, न्यू पे गए, एक प्लेटफॉर्म है उसका नाम है जेसन ब्यूटीफायर। जेसन ब्यूटीफायर क्या बोल रहा है, बेस्ट जेसन ब्यूटीफायर एंड जेसन ब्यूटीफायर आउटलाइन। ये बोलता है भाई मुझे आप किसी भी किस्म का डेटा दे दो, मैं आपको आपके मतलब का डेटा खोल के दिखा दूंगा। हमारे मतलब का डेटा से मतलब क्या है, जैसे हम कंसोल में देखते हैं, खोल के देख रहे हैं, यहां से ये दिख रहा है, यहां से ये दिख रहा है, उस तरह चाहिए। अब मैंने इसको जो है यहां पर दिया अपना डेटा, नॉट दिस, ये नहीं देंगे, इस वाले डेटा को कॉपी किया, पूरा सारे डेटा को आपने कॉपी करना होगा, वहां आपने पेस्ट करा। अब उसने मुझे जबरदस्त तरीके से जो लाके दिया, वो बोले कि भाई एक एरे है, उसमें आपके पास 10 आइटम है। अब मैं हर वो काम कर सकता हूँ जो मैं कंसोल से कर रहा हूँ। मैं सारे ऑब्जेक्ट्स को सबसे पहले बंद कर रहा हूँ, 7 8 9 9, जाहिर है 0 से स्टार्ट हुआ है। अब वो जो 8 8 बता रहा है, इसका क्या मतलब है, हर ऑब्जेक्ट में आपके पास 8 प्रॉपर्टीज हैं। बिल्कुल सही बता रहा है। अगर हम यहाँ पे जाएं, आईडी 1, नेम 2, यूजर नेम 3, ईमेल 4, एड्रेस 5, फोन नंबर 6, वेबसाइट 7, कंपनी 8, बिल्कुल सही बता रहा है, ठीक है। 0 पे गए, आईडी 1, नेम, यूजर नेम, ईमेल, एड्रेस, ऑब्जेक्ट, कंपनी, बिल्कुल सही बता रहा है, 8 की 8 प्रॉपर्टीज उसके पास है, ठीक है। तो कभी भी किसी डेटा को अच्छे से देखना हो तो जेसन ब्यूटीफायर आपके पास है, यहाँ पे लाके डेटा, यहाँ पे लाके डेटा पुश करो, यहाँ पे वो आपको आउटपुट निकाल के दे देगा। क्लियर है। तो अभी सब, अच्छा हाँ, एक और चीज जो आपके माइंड में आनी चाहिए थी, सर ये भी तो डेटा कहीं पे रखा हुआ होगा, ठीक है। तो जो वेबसाइट चला रहा है, या जाहिर है जिसने कहीं पे कोई डेटा रखा हुआ है, उसके लिए कोई ना कोई डेटाबेस भी रखा हुआ होगा, ये वहीं से उठकर आ रहा है, ठीक है, तभी वो आपको दिखा रहा है। ये जो ये यूजर हैं, जैसे मैंने अभी आपको ये दिखाया था, ये देखो, वापस आते हैं, ये देख रहे हो, सिटी है, आईडी है। अगर मैं इस पे जाता हूँ यूजर लिस्ट पे, तो आप मेरा डेटा ज्यादा ही बड़ा हो जाएगा, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट ये रहा, दूसरा डेटा ये रहा, तीसरा डेटा ये रहा। तो ये जो है ना, ये इसी तरह का एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स आपको रिटर्न होगा जब मैं आपको इस तरह की हाईलाइटेड, ये जिसको मैंने हाईलाइट किया, ये एपीआई है, जब मैं आपको इस तरह की एपीआई बना के दूंगा, ठीक है। तो जब आप इसको रेंडर करोगे तो आपको इस तरह का डेटा शो होगा। क्लियर है। इधर हाँ, बैंक है। ये